एक गांव था सादा सा, सपनों से अनजान, जहां चमक को समझा गया केवल दिखावे का निशान। चांदी की एक टंकी खड़ी थी, मौन और अकेली, जिस पर हंसते थे सब लोग। किस्मत थी जैसे कोई पहेली, पर वक्त जब करवट लेता है, सच का होता है ऐलान। तब कचरा भी बन जाता है सबसे कीमती पहचान। सारे गांव के बीच में एक चमकती हुई चांदी की पानी की टंकी खड़ी है। गांव वाले इसे देखकर काफी नाखुश लगते हैं और टंकी का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि ये टंकी बेकार है क्योंकि चांदी की कीमत बहुत कम है। अरे भैया, आज भी ये चमचमाती टंकी वैसी ही खड़ी है। हाँ, चमक पूरी, काम अधूरी। सच ही कहते हैं, हीरा लाल के पूर्वजों के पास कोई दिमाग ही नहीं था। हाँ भाई, छोड़ गए तो भी क्या, ये चमकदार टंकी जिसका कोई काम ही नहीं। हमारे पूर्वज तो 3 तोला सोना छोड़ गए और 1 बीघा खेत जिसकी कीमत आज 20 लाख रुपए है। और हमारे पूर्वज तो गांव में हवेली और ढेरों सोना छोड़कर गए। पता नहीं हीरा लाल इस दिखावे की टंकी का क्या करेगा। हम होते तो बेचकर जो थोड़ा बहुत मिले उससे कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेते, और नहीं तो क्या। पता नहीं क्यों हीरा लाल ने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। दोनों अपनी चाय का एक एक घूंट लेते हैं और बैठ जाते हैं, चमकती हुई चांदी की टंकी को देखते हुए। दूसरी तरफ हीरा लाल अपने खेत में हल चला रहे हैं। तभी एक बच्चा उनके पास आता है, जिसे दूल्हे वाले के परिवार की खबर देने भेजा गया है। अरे हीरा चाचा, सुनिए। अरे बेटा, तुम क्या हुआ? ऐसे दौड़े क्यों चले आ रहे हो? अरे चाचा, जानकी चाची ने भेजा है। अच्छा, ऐसी क्या आफत आ गई जो उसने तुरंत अभी भेजा है? जानकी चाची कह रही थी कि दीदी को देखने लड़के वाले घंटे भर में आ रहे हैं। क्या? सच? तब तो मुझे जल्दी करनी चाहिए। हाँ चाचा, चाची ने ये भी कहा कि आते वक्त बाजार से कुछ लड्डू मिठाई भी ले लेते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, घर जाकर चाची से कहो मैं बाजार से सामान लाता हूँ और वो सीमा बिटिया को तैयार करे। बच्चा सिर हिलाकर सहमति जताता है और चला जाता है। फिर हीरा लाल भी बाजार की ओर चल पड़ते हैं। हीरा लाल मिठाई की दुकान पहुँचते हैं और कुछ मिठाइयाँ मांगते हैं। दुकानदार 4-5 डिब्बे मिठाइयों के तैयार करता है। इसके बाद हीरा लाल बिल मांगते हैं। ये लीजिए भैया, ये आपके 1 किलो काजू कतली, 1 किलो पेठा, 2 किलो इमरती और आधा किलो गुजिया। आपके हो गए 3,700 रुपए। 3,700? और नहीं तो क्या भैया, अब सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। विमल उस जगह पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भैया, पैसे कम पड़ गए क्या? कम पड़ रहे हो तो अपनी चांदी की टंकी से दे दीजिए, शायद उससे भी दाम पूरे ना हो। हीरा लाल मजाक उड़ाए जाने से उदास हो जाते हैं और दुकान से कुछ मिठाइयाँ हटा देने को कहते हैं। भैया, आप काजू कतली, गुजिया और इमरती निकाल दीजिए। दुकानदार वही मिठाइयाँ हटा देता है जो हीरा लाल ने कही। लीजिए भैया, अब आपके हो गए 1,400 रुपए। लीजिए भैया आपके पैसे, चलता हूँ। हीरा लाल मिठाइयाँ अपने थैले में रखकर निकल जाते हैं। हीरा लाल घर की ओर वापस चलते हैं। रास्ते में चमकती हुई चांदी की टंकी के पास से गुजरते हुए सोच में खोए हुए। काश कोई चमत्कार हो जाता और मेरी इस चांदी की टंकी की कीमत रातों रात बढ़ जाती। हीरा लाल सिर झुकाकर निराशा में घर की ओर लौटते हैं। हीरा लाल घर पहुंचते हैं और मिठाइयों के थैले अपनी पत्नी जानकी को देते हैं। वो थोड़ी चिंतित नजर आती है क्योंकि थैले में मिठाइयाँ बहुत कम हैं। अरे ये क्या, सिर्फ 2 डिब्बे मिठाई के, इतने में कैसे काम होगा? अरे अब मिठाई इतनी महंगी हो रही है, मैं करूं भी तो क्या करूं? इसी बीच सीमा कमरे से बाहर आती है और उनकी बात में बीच में ही बोल पड़ती है। आप ये सब बहस मत कीजिए, अब जो आया और जितना है
उसी में काम चलाइए। हम किसी के लिए भी अपना स्वाभिमान नहीं खोएंगे और हमेशा सिर उठाकर जिएंगे। हीरालाल और जानकी सुनकर आंसू बहाते हैं, अपनी बेटी की समझ पर गर्व महसूस करते हैं। फिर हीरालाल बोलते हैं, बेटा, तुम्हारी शादी अच्छे से हो, ये मेरा सपना था, पर हमें अपने बड़ों से कुछ ज्यादा मिल नहीं पाया। मैं आशा करता हूँ कि मैं एक दिन इतने पैसे कमाऊं कि तेरी शादी धूमधाम से कर सकूं। पापा, अब ये सब छोड़ो, लड़के वाले आ ही रहे होंगे, आप अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हीरालाल सिर हिलाकर सहमति जताते हैं और चले जाते हैं, जबकि सीमा और जानकी बैठक में खड़ी रह जाती हैं। शाम हो जाती है और दूल्हे वाले का परिवार पहुंचता है। वो अच्छे से सजे हुए और बहुत शिष्ट दिखाई देते हैं। हीरालाल और जानकी ने सीमा को बैठक में बुलाया। सीमा मिठाइयों और कुछ पेय के ट्रे के साथ आती है। दूल्हे वाले परिवार को वो तुरंत पसंद आ जाती है। हीरालाल को भी दूल्हा अच्छा लगता है। इसके बाद सीमा जानकी के साथ चली जाती है और हीरालाल, जानकी और दूल्हे वाले परिवार शादी के बारे में बातचीत करने लगते हैं। बाकी सब तो ठीक है हीरालाल जी, अब दूसरी बातें भी हो जाएं तो चीजें साफ रहेंगी। क्या मतलब? अरे हीरालाल जी, अब क्या छुपाएं, हमारा बेटा शहर में सरकारी नौकरी करता है और सुंदर सुशील है। क्या आप अपने होने वाले दामाद को कुछ नहीं देंगे? हीरालाल तुरंत ही हैरान हो जाते हैं। आप अपनी मांगे साफ बता दें, मैं सब कुछ कर दूंगा। क्या ही कहना है, हम 25 तोला सोना और 4 बीघा खेत की सोच रहे हैं। हाँ हीरालाल जी, अब इतना तो आपको देना ही होगा, वरना हमारे बेटे के लिए रिश्ते तो काफी दूर दूर से आए हैं। हीरालाल सिर झुकाकर तनाव में फिर बोलते हैं, जी ठीक है, मैं इन सब का इंतजाम कर दूंगा, बस अब थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इंतजार हम 1 महीने रुक सकते हैं, उससे ज्यादा तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमारा बेटा शहर से सिर्फ 1 महीने की छुट्टी लेकर आया है और हमें इतने ही समय में सब चीजें तय करनी है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। दोनों सिर हिलाकर सहमति जताते हैं और चले जाते हैं, जबकि हीरालाल सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, उदास और परेशान। जानकी कमरे में लौटती है और हीरालाल को तनाव में बैठा देखती है, दूल्हे वाले परिवार की मांगों के दबाव से परेशान। अरे क्या हुआ जी, इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं? लड़के वालों ने 24 तोला सोना और 4 बीघा खेत की मांग की है, इतना मैं कहाँ से लाऊं? ये रिश्ता काफी मुश्किल से मिला है। मैं अपने कुछ सोने के कंगन गिरवी रख दूंगी, पर बाकी। हीरालाल तनाव में बैठे रहते हैं। तभी सीमा एक बाल्टी पानी और कपड़े के साथ आती है। अरे पापा, चलो, आज टंकी को साफ करने नहीं जाना क्या? क्या बोलूं बेटा, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं इन खाली हाथों से लड़के वालों की मांग कैसे पूरी करूंगा? अरे पापा, इतनी सी बात, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ईश्वर सबकी सुनता है। चलो चलो, अब काम के लिए देरी हो रही है। हीरालाल थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हैं और फिर सीमा के साथ जाते हैं। हीरालाल और सीमा टंकी के पास पहुंचते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही वे टंकी की दीवारें साफ करना शुरू करते हैं। शाम का समय है और टंकी तेजी से चमक रही है। सूरज की रोशनी उसमें परिलक्षित हो रही है। पापा, गांव वाले तो इस टंकी को कबाड़ और फिजूल मानते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सारी तकदीर इसी से जुड़ी है। क्या पता बेटी, मुझे तो अब गांव वालों की बातें सच लगने लगी हैं। सोचा था पूर्वजों ने इसे कुछ सोच कर बनाया होगा, पर अब चांदी के दाम की ऐसी गिरावट देखकर लगता है कि अब ये किसी काम की नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप देख लेना पापा, और वादा करो कि आप इसे कभी नहीं बेचेंगे। हीरालाल थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हैं और फिर, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। हीरालाल और सीमा टंकी साफ करना जारी रखते हैं। सूरज ढलते हुए दिन का अंत चिंता और मुस्कान के मिले जुले एहसास के साथ करते हैं। एक और दिन वैसे ही शुरू होता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पुरुष काम पर निकल रहे हैं। कुछ गांव वाले अभी भी चाय की दुकान पर बैठे हैं
और टंकी का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंक रहे हैं। तभी हीरालाल वहाँ पहुँचते हैं और बच्चों को रोकते हैं। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? अरे चाचा, बस खेल रहे हैं। पर बेटा, ऐसी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना खेल नहीं होता। तुम सबको चीजों का आदर करना चाहिए। आज जो चीज कबाड़ लग रही है, कल जाकर वही सबसे कीमती हो जाती है। ठीक है चाचा, हम अब से ऐसा नहीं करेंगे। हीरालाल मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। बच्चे भी सिर हिलाते हुए चले जाते हैं। ठीक उसी समय गांव वाले वहां पहुंचते हैं। अरे हीरालाल, क्यों अपनी जान जलाते हो? बच्चे तो खेल ही रहे थे। अब इस टंकी की भला क्या कीमत है? मैं तो कहता हूँ कि मुझे इसे 1 लाख में बेच दो। इससे तुम्हारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी बेटी की शादी में भी मदद हो जाएगी। और नहीं तो क्या भैया, तुम अपने बारे में सोचो। ये टंकी तो वैसे भी किसी काम की नहीं। जी नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ। मेरे पूर्वजों की ये आखिरी निशानी है। मैं इसका सौदा करना सही नहीं समझता। हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते थे, पर खैर। वैसे जा कहाँ रहे हो? बस गांव के बाहर एक जौहरी है, सोचा उससे कुछ बात कर लूं बेटी की शादी के लिए। देख लो हीरालाल, अगर बात बनी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी टंकी खरीदने के लिए तैयार हूँ। हीरालाल सिर हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। हीरालाल गांव के बाहर सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी एक बड़ी सफेद कार उनके पास आती है। कार में जिले की मजिस्ट्रेट बैठी है और उनका ड्राइवर कार को हीरालाल के पास रोक देता है। अरे भाई, ये वही गांव है ना जहाँ एक बड़ी चांदी की पानी की टंकी है? जी कहिए। हमें उस टंकी के मालिक से मिलना है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ रहता है? जी, मैं ही उस टंकी का मालिक हूँ। कहिए, क्या बात थी? आप? ड्राइवर पीछे मुड़कर जिले की मजिस्ट्रेट से कुछ धीरे से कहता है। वो फिर से हीरालाल की ओर मुड़ता है। मैडम को आपसे कुछ बात करनी है। जी मैडम, कहिए। वो हीरालाल की हालत देखती है और उसके शब्दों पर शक करती है। क्या हुआ मैडम, आप क्या सोच रही हैं? पहनावे से तो नहीं लगता कि तुम उस टंकी के मालिक हो। अब क्या बताऊं मैडम, पूर्वजों ने ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। बस ये टंकी ही है जो है। हम तो अपनी खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं और आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हें ये पता है कि चांदी का दाम बढ़ने की वजह से तुम्हारी टंकी की इस वक्त कीमत क्या है? नहीं मैडम, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। उस टंकी की कीमत अब बढ़कर 1 करोड़ हो चुकी है। क्या? 1 करोड़? हाँ, सरकार इसे खरीदकर इसकी चांदी पिघलाकर इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए हमें उसके मालिक से मिलना था। पर मैं पहले जांच करूंगी, तभी तय होगा कि ये पैसे किसे मिलेंगे। हीरालाल की आंखें उत्साह से फैल जाती हैं, लेकिन रामकिशन बातचीत सुन लेते हैं। इस बात की खबर गांव में फैल जाती है और सभी इसके बारे में बात करने लगते हैं। और इसी बीच गांव में स्पीकर पर घोषणा होती है। गांव की इस टंकी का मूल्य सरकार ने 1 करोड़ तय किया है। आप में से जिसकी भी ये टंकी है वो डीएम ऑफिस आए और इसका मालिकाना साबित करके अपना धन ले जाएं। सभी लोग उस ओर देखते हैं। अगले दिन कार्यालय के बाहर एक टेबल के पास गांव वालों की लंबी कतार लग जाती है। हर कोई लालच में अपनी हकदारी साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं होता। दिन इसी के साथ समाप्त होता है और रात हो जाती है। हीरालाल सीमा और जानकी के साथ बैठते हैं। हारे हुए और उदास नजर आते हैं। वे टंकी की बढ़ी हुई कीमत से खुश हैं, लेकिन साथ ही परेशान भी हैं, क्योंकि उनके पास टंकी का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। अरे अब क्या? सब खत्म हो गया। जब डीएम मैडम ने ये सब मुझे बताया, तब गांव के किसी आदमी ने ये सुन लिया था। अब गांव का हर एक आदमी छल से उसे अपना साबित करना चाहता है। इसी वजह से जो बचा था अब वो भी खत्म हो गया, अब बर्बाद हो गए। हीरालाल और जानकी इस स्थिति पर रोने लगते हैं। तभी सीमा बीच में बोल पड़ती है। पापा,
मैंने सुना है पहले ऐसे कागज में किसी चीज की पहचान और हक नहीं लिखा जाता था। वे लोग सामान पर ही नाम या सरनेम लिख देते थे ताकि उससे उसके मालिक की पुष्टि हो पाए। क्या पता हमारी चांदी की टंकी पर भी वैसा ही कुछ लिखा हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हम ये साबित कर पाएंगे कि वो टंकी हमारी ही है। बस हमें ये जानना होगा कि इस चीज का पता कैसे लगाया जाए। हीरालाल सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। दिन इसी के साथ उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ समाप्त होता है। अगली सुबह हीरालाल सीमा और जानकी के साथ टंकी के पास पहुंचते हैं। तभी जिले की मजिस्ट्रेट की कार और फोरेंसिक की एक टीम वहां आती है। क्या तुम्हें सच में पता है कि ऐसा हो सकता है? पता तो नहीं है मैडम, पर विश्वास है। मजिस्ट्रेट फोरेंसिक टीम की ओर सिर हिलाती है और टीम टंकी पर चढ़कर खोजबीन शुरू करती है। वे टंकी पर कहीं भी उकेरे हुए नाम के निशान ढूंढते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। जैसे जैसे सूरज ढलता है और शाम होती है, हीरालाल परेशान नजर आते हैं, ये सोचकर कि टंकी पर कुछ भी नहीं है, जबकि मजिस्ट्रेट क्रोधित दिखाई देती है। तभी फोरेंसिक टीम के एक सदस्य को ढलती हुई रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखता है। ये हीरालाल की वंशावली का सरनेम चौधरी टंकी पर उकेरा हुआ है। वो ये बात सबको बताता है। हीरालाल और जानकी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं और सीमा भी खुशी से मुस्कुराती है। देखा पापा, मैंने कहा था ना, यही एक दिन हमारी तकदीर बदलेगा। हीरालाल खुशी से सीमा को गले लगाते हैं। ठीक इसी समय दूल्हे वाला परिवार अपनी कार में पहुंचता है, क्योंकि हीरालाल ने लगभग 1 महीने पहले वादा किया था कि वे पैसे का इंतजाम कर देंगे। चलो, अब ये तो साबित हो गया कि ये टंकी तुम्हारी ही है। अब कल ऑफिस आ जाना, मैं कल पैसों का काम करवा दूंगी। जैसे ही वो जाने लगती है, हीरालाल उसे पुकारते हैं। मैडम। मजिस्ट्रेट उसकी ओर मुड़ती है और सिर हिलाकर सहमति जताती है। ये मेरी पूर्वजों की दी हुई वसीयत है। मैं इसे कुछ पैसों के लिए नहीं बेचूंगा। आज इसी से मेरे गांव का हर एक बच्चा पानी पीता है और हर एक औरत इसी की वजह से अपने घर साफ पानी पी पाती है। जी मैडम, चांदी में काफी अच्छी हेल्दी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे इसमें रखे हुए पानी का सेवन करने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। मजिस्ट्रेट मुस्कुराती हैं और सिर हिलाकर सहमति जताती हैं। तो ठीक है हीरालाल जी, मैं इसे नहीं हटाऊंगी और सरकार से ये अपील भी करूंगी कि इसका भाड़ा आपको हर महीने मिले। हीरालाल मुस्कुराते हुए सहमति जताते हैं। मजिस्ट्रेट चली जाती हैं, उनकी सच्ची नीयत और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर। इसके बाद दूल्हा आगे बढ़ता है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सरकारी ऑफिसों में रहकर मैंने ये देखा है कि लोग काफी लालची होते हैं। हर कोई अपनी हैसियत से ज्यादा दिखने और होने की कोशिश में गैर कानूनी चीजें करता है। आपकी इस सरलता को देखकर मैंने ये सोचा है कि मैं सीमा से बिना किसी मांग के शादी करूंगा और उसका खर्च दोनों परिवार मिलकर उठाएंगे। हीरालाल का परिवार और दूल्हे वाला परिवार साथ आते हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है।